वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो यार, ये चैप्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लाइक उस एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, बट चूंकि मैं इसको पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ एनसीईआरटी, तो मैंने कहा चलो करा देते हैं। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। इंडियन फिजिकल हम चला रहे हैं, ठीक। इसका नाम है नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर के बारे में बात करेंगे। और बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं, ठीक है। ऑल्दो चैप्टर बहुत लंबा है, बट इसमें इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो जो पूछ रहा है वो आपको ऐसे बताता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक बेस क्रिएट कर रहा है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे नेचर उसमें आती हैं, जैसे कि सुनामी हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, ठीक, द डैमेज कॉज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग दीज एपिसोड्स हैज मूव्ड एंड ऑल दैट, मतलब ये सब बता रहा है। अब ये अभी बेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर है, तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर दैट गोज ऑन अनइंटरप्टेडली इन्वॉल्विंग फिनोमेना। बड़ा छोटा कैसे हो सकता है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दैट मेक आवर फिजिकल एंड सोशियो कल्चर, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, सब भी बता रहा है कि अर्थक्वेक हो गया, ठीक, वोल्केनिक eruptions हो गए, सुनामीज हो गई, लाइटनिंग हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल फिनोमिना है जिनकी वजह से चेंजेस होते हैं हमारे, ये डिजास्टर लेके आते हैं, ठीक है। विद इन अ फ्यू सेकंड होते हैं, लाइक हेल स्टॉर्म वगैरह हो गए, टॉर्नेडोज हो गए, डस्ट स्टॉर्म हो गए, एंड इट कैन ऑल्सो हैव अ ग्लोबल डायमेंशन सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, खत्म कर देते हैं। Besides, these changes have different meanings for different people. ये डिपेंड करता है अपॉन द पर्सपेक्टिव वन टेक्स व्हाइल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है। कुछ चीजों के लिए अच्छे हैं, कुछ चीजों के लिए बुरे हैं ये। तो ऑब्जर्व द एनवायरमेंट यू लिव इन एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ चेंजेस वगैरह वगैरह कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिजास्टर इन जनरल क्या है, इन जनरल एंड नेचुरल डिजास्टर्स इन पर्टिकुलर आर सम ऑफ सच चेंजेस जो क्या करते हैं, दैट आर ऑलवेज डिसलाइक्ड एंड फियर्ड बाय ह्यूमन काइंड, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मानव जाति के लिए क्या है, एक डर का मतलब भय का माहौल बना देते हैं, ठीक है। तो डिजास्टर क्या है, ये एक अनडिजायरेबल अकरेंस है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए भाई लेकिन हो जाता है। रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्सेस दैट आर लार्जली आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल से आउटसाइड है, अचानक से होते हैं, स्ट्राइक्स क्विकली विद लिटिल और नो वार्निंग, कोई इनके वार्निंग नहीं चाहिए, विच कॉजेज और थ्रेट करते हैं सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग डेथ हो सकती है, इंजरी होती है टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड रिक्वायर्स देयरफॉर मोबिलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, सब कुछ होता है, ठीक है। तो एक लॉन्ग टाइम से जियोग्राफिकल लिटरेचर व्यू डिजास्टर का कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस, ह्यूमन बीइंग्स वर ट्रीटेड एज द इनोसेंट एंड हेल्पलेस विक्टिम्स इन फ्रंट ऑफ द माइटी फोर्सेस ऑफ नेचर। तो ये सब बेसिक सी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो ये दे रखा कि देयर आर सम एक्टिविटीज कैरिड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर दैट आर डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर डिजास्टर्स, जैसे कि एक थी हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी, कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आया था, 1984। और इससे कौन सी गैस रिलीज हुई थी, यही क्वेश्चन आया था। तो जिसमें था, एक होता हमारा चेरनोबल न्यूक्लियर डिजास्टर, ये शायद रशिया या फिर कहाँ पे हुआ है, रशिया में हुआ है। वह रिलीज ऑफ सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ा दी थी। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है पता है ना आपको, वाटर वेपर, सीएफसी, CO2 एंड ऑल दैट। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लाइक नॉइज, एयर, वाटर, ये सब चीजें बढ़ा देते हैं डिजास्टर से, ठीक है। कुछ और ह्यूमन एक्टिविटीज है दैट एसिलेट करती हैं फिर इंटेंसिफाई करती हैं डिजास्टर को इनडायरेक्टली तरीके से, जो कि हमारी लैंडस्लाइड्स हो गई, फ्लड्स हो गई ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। लैंडस्लाइड क्यों होता है, क्योंकि हम पेड़ काट देते हैं, तो पेड़ों ने जो मिट्टी रोक रखी होती है ना, वो फिर पानी जैसी बरसता है तो ये लैंड को खींच के ले आता है नीचे, तो लैंडस्लाइड हो जाता है पहाड़ों पे। फ्लड्स क्यों आते हैं, सेम हम लैंड यूज कर लेते हैं या फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कुछ ना कुछ कर देते हैं, पानी रोक देते हैं, अब पानी को जाने के लिए जगह बचती नहीं है, तो वो फ्लड बना देता है, ठीक है। तो यही सब है, हम भी करते हैं, थोड़ा बहुत नेचर भी करता है, यही सब चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखा कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया अर्थ समिट एट रियो डे जनवरी ब्राजील 1993 में बता हुआ था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें इंपॉर्टेंट हमारे समिट्स बना रखे हैं मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल वीडियो वाले टॉपिक्स में देखना जाके आप, वहां से एक क्वेश्चन मिनिमम पर वीडियो एक क्वेश्चन आएगा जाएगा, ठीक। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर, और मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये सच है, आप जाके आप चेक कर लो अपने उसमें PYQs में, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इन मई 1994 एट याकोहामा, ठीक है, इस पे हुआ था एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 1994 में। तो उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफन इट इज ऑब्जर्व दैट स्कॉलर्स यूज डिजास्टर एंड नेचुरल हजार्ड्स आर इंटरचेंजेबल हैं, बोथ आर रिलेटेड फार्मूला येट क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, हेंस इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग, ठीक है। नेचुरल हजार्ड्स क्या है, जो नेचर करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी, दोनों के लिए, ठीक। ये नेचुरल हजार्ड्स हैं, मतलब प्राकृतिक आपदा है ये। अगर कंपेयर करें नेचुरल हजार्ड से, तो नेचुरल डिजास्टर रिलेटिवली सडन होते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो सडन वाले हैं, ठीक है, और कॉज करते हैं लार्ज स्केल का एंड वाइड स्प्रेड डेथ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्बेंस वगैरह, ठीक।
वगैरह वगैरह। अब जनरली बात करें तो डिजास्टर्स आर जनरलाइज्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल द वर्ल्ड ओवर एंड नो डिजास्टर आर सिमिलर एंड कंपेरेबल टू ईच अदर। तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं, इतना कुछ है नहीं इसमें पढ़ने वाला। देयर हैज आल्सो बीन अ change in the perception of natural disaster and hazards। previously hazards and disaster were seen, बस में इन्होंने उसको कंपेयर कर रखा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, so the observation can also be corroborated। ठीक है, it is evident, कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ डिजास्टर का नाम दे रखे हैं कि कब कब कौन कौन सा आया था। तो इसमें इंडिया में आया था ट्रॉपिकल साइक्लोन 1971 में, ठीक, और एक 2005 में आया था अर्थक्वेक, इसमें 70,000 डेथ्स हुई थी अप्रॉक्स। क्लासिफिकेशन क्या है नेचुरल डिजास्टर के, ठीक है, 4 कैटेगरीज हैं, अभी देखेंगे कौन कौन सी हैं। ठीक है, India is one of those countries which has experienced most of the natural disaster mentioned in this 7.2 में जो देखेंगे। Every year it loses thousands of lives and property worth millions of rupees due to these natural calamities। तो blizzards, एटमॉस्फेरिक कौन होते हैं, ब्लिजर्ड वगैरह होती है, थंडरस्टॉर्म होते हैं, लाइटनिंग, टोर्नेडो, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ड्रॉट, हेल स्टॉर्म वगैरह वगैरह। अर्थ की बात करें तो उस पर अर्थक्वेक आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, लैंड स्लाइड हो जाते हैं, एवलांच यानी कि ग्लेशियर मतलब पिघल के नीचे आ जाते हैं, सब्सिडेंस हो जाता है, सॉइल का इरोजन हो जाता है। पानी की बात करें तो उसमें फ्लड आ जाता है, हमारे ज्वार भाटा हो जाते हैं, ओशन करंट्स पढ़ाऊंगा इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, स्टॉर्म सर्च हो जाती है, सुनामी वगैरह हो जाते हैं। बायोलॉजिकल में प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉलोनीज, तो इंसेक्ट्स का इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल डिजीज वगैरह फैल रही है, अभी कोविड पता ही आपको। ठीक है, बर्ड फ्लू, डेंगू एक्सेट्रा। क्या मलेरिया इंडिया से खत्म हो गया क्या, और अगर नहीं हुआ तो कब तक उसका टारगेट है, जो भी XYZ बताओ आप लोग। याकोहामा स्ट्रेटेजी के बारे में उन्होंने दे रखा है, मतलब याकोहामा स्ट्रेटेजी क्या है और ये कैसे कैसे हुआ था नेचुरल डिजास्टर। तो ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर स्टेट्स मेट एट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन ऑन द सिटी ऑफ याकोहामा जापान में 1994 में, बता चुका हूँ। इन्होंने एक्नॉलेज किया कि इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉसेस वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए कुछ काम करते हैं। तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, उसमें क्या किया, इट विल नोट दैट ईच कंट्री हैज द सोवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजंस फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, दूसरा था कि इट विल गिव प्रायोरिटी अटेंशन टू द डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया एंड ऑल दैट, अफ्रीका एंड इंडोनेशिया, आसियान कंट्रीज, particularly the least developed landlocked country and small island developing states। थर्ड था कि इट विल डेवलप करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे नेशनल कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को, जहाँ पर ये डिजास्टर के टाइम पे प्रॉपरली प्रिवेंशन, मिटिगेशन और फिर वहाँ पे तैयारी वगैरह कर पाए। ठीक है, और था कि इट विल प्रमोट करेंगे स्ट्रेंथन सब नेचुरल, इसमें ह्यूमन इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक, टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ाएंगे, रिसोर्सेज को मोबिलाइजेशन बहुत फास्टली होना चाहिए, तो ये सब उनके वो थे नाम। ठीक है, 1990 से 2000 को डिक्लेयर क्या किया था उन्होंने, द डिकेड ऑफ द इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है बस। तो द ईयर ऑफ 1990 टू 2000, ये कौन सा ईयर है, ये है द डिकेड ऑफ द इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर। क्यों, क्योंकि 1994 में यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, याकोहामा कॉन्फ्रेंस बीच में। ठीक है, तो इस दशक में बहुत सारे काम हुए थे हमारे नेचुरल डिजास्टर के रिडक्शन के लिए, तो इसलिए इस ईयर को बोलते हैं हमारा इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। ठीक, अभी इंडिया में बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर हजार्ड्स वगैरह वगैरह। तो भाई इंडिया में क्या है, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। ठीक है, अब उनके पीछे रीजन क्या है बताएंगे। अर्थक्वेक्स आर फॉर बाय द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल है एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो ये सब हमें पता ही है। अर्थक्वेक्स दैट आर ऑफ द टेक्टोनिक origin have proved to be the most devastating and their areas of influence is also quite बड़ा होता है। So these earthquakes result from a series of earth movements brought about a sudden release। ये सब के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ और आगे भी बताऊंगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर बुक स्टार्ट करेंगे ना, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल, इंडियन फिजिकल, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिमालयन आर्क सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। क्यों, ये क्यों है, हमारे ये प्रायद्वीपीय पेनिनसुला है और ऊपर से हमारे ये हिमालय वगैरह है ना। तो हिमालय फॉर्मेशन पता कैसे हुआ था, एक ये चट्टान थी और ये ऊपर वाली, ये जब एक दूसरी तरफ ऐसे जा रही थी तो जो हैवी वाली थी वो नीचे चढ़ गई, तो ऊपर वाली और उसके ऊपर उठ गई थी। ठीक है, एक प्लेट
ये है एक प्लेट, ये है, और एक दूसरी तरफ आ रहे हैं, तो एक नीचे चली जाएगी, एक ऊपर उठ जाएगी। तो जो एक ऊपर उठ गई थी प्लेट हमारी, पेंजिया और ये सब थे ना हमारे, गोंडवाना और पेंजिया, तो इसमें जब ये ऊपर उठा था तो ये हमारा हिमालय फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, तो हिमालय फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि ये प्लेटें आज भी एक दूसरी तरफ जा रही हैं और ये हिमालय बढ़ भी रहा है हाइट, और इस वजह से बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं जो कि अर्थक्वेक फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो हिली एरिया हमारा वो सबसे ज्यादा उसमें जोन में रहता है। ठीक है, तो इन रीजन्स के अलावा देख लेना आप, इतना कुछ है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट। The central western parts of India, particularly Gujarat in 1819 में, महाराष्ट्र देश में, have also experienced some severe। ठीक है, तो अर्थ साइंटिस्ट have found it difficult to explain the occurrence of earthquake in one of the oldest, most stable and mature landmass of peninsular block। आपको पता ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारा, जबकि हिमालय हमारे यंग है लेकिन अनस्टेबल है। Recently, some earth scientists have come up with the theory of emergence of a fault line and energy built up along the fault line represented by the river Bhima, जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है नियर लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड ओस्मानाबाद महाराष्ट्र दोनों में, एंड द पॉसिबल ब्रेकिंग डाउन ऑफ द प्लेट। ये बता रखे हैं कि इन्हें प्लेट ब्रेक हो रही है, इस वजह से वहाँ पे हो रहे हैं हमारे अर्थक्वेक्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने रिस्क को दे रखा है कि कौन कौन से एरिया किस में आते हैं। तो एक होता है वेरी हाई डैमेज रिस्क, फिर हाई, फिर मॉडरेट, फिर लो, और फिर वेरी लो रिस्क। तो इन सब के बारे में देखते हैं। तो अगर इसमें दे रखा होगा तो बताता हूँ। तो जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स areas are to the north of the Darbhanga and Arari along the Indo-Nepal border in Bihar, Uttarakhand, Western Himachal Pradesh, धर्मशाला के आसपास, एंड कश्मीर वैली इन हिमालयन रीजन एंड द कच्छ, दीज आर इंक्लूडेड इन द वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। ठीक है, तो इसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारा ऊपर जितना भी हिली रीजन है वो, फिर इधर वेस्ट हमारा गुजरात, कच्छ वाला रीजन, तो ये आते हैं हमारे किसमें, वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन में। सिमिलरली द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, जो बचा हुआ पार्ट है अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हमारा लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब का नदन पार्ट्स हो गया, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा हो गया, दिल्ली, दिल्ली किसमें आता है बताता हूँ, ये पूछेगा, वेस्टर्न यूपी हो गया एंड नदन बिहार फॉल अंडर द हाई डैमेज रिस्क जोन। ठीक है, ये सेकंड नंबर के रिस्क जोन में आता है, वेरी हाई, उसके बाद आता है हाई डैमेज रिस्क, एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉल अंडर मॉडरेट टू वेरी लो डैमेज रिस्क जोन, एंड मोस्ट ऑफ द एरियाज दैट कैन बी कंसीडर्ड सेफ आर फ्रॉम द स्टेबल लैंड मास कवर्ड अंडर द, जो दक्कन प्लेट्यू है वो सबसे ज्यादा स्टेबल और सेफ है। अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं भाई, सब इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है, इफेक्ट्स अर्थ के क्या होते हैं, ग्राउंड पे ये सब हो जाता है, ग्राउंड पे ये सब चीजें गिर जाती हैं, बॉर्डर में हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर पर सब प्रॉब्लम्स का। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है नहीं, मतलब सच बताऊं तो अर्थक्वेक हजार्ड मिटिगेशन वगैरह वगैरह छोड़ो। हम सुनामी की बात करें तो सुनामी कुछ नहीं, जो हमारा अर्थक्वेक खाता है, जो हमारी एक दूसरे के ऊपर या नीचे जाती हैं तो वो होता है हमारा, अगर लैंड पे हो रहा है तो ये अर्थक्वेक है। ठीक, लेकिन अगर यही सिस्टम पानी में हो रहा है तो इसको बोल देते हैं हम सुनामी। इसमें क्या होता है, अब चूंकि सुनामी क्यों है, क्योंकि इसमें पानी होता है ऊपर, तो पानी ज्यादा हिलता है, तो पानी की वजह से सुनामी आता है। तो अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन दैट कॉज द सी फ्लोर पे होते हैं तो उनको बोलते हैं हम सुनामी। मूवीज भी हैं सुनामी ऊपर, देख लेना। तो द स्पीड ऑफ वेव इन द ओशन डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर, इट इज मोर इन द शैलो वाटर। स्पीड जो हमारी उसकी होगी तरंग की, वो कहाँ ज्यादा होगी, तो एज अ रिजल्ट द इम्पैक्ट ऑफ सुनामी इज लेस ओवर द ओशन एंड मोर नियर द। तो जहाँ पर कम पानी होता है ना, छिछला पानी, मतलब ज़्यादा डीप नहीं है, तो वहाँ पर स्पीड इनकी ज़्यादा होगी, बट पानी ज़्यादा गहरा है वहाँ पे स्पीड कम होगी। सो देयरफॉर अ शिप एट सी, तो अब यहाँ से बस क्वेश्चन ये पूछ सकता है कॉन्सेप्ट वाला, कि अगर कोई जहाज समंदर के बीचों बीच है तो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा सुनामी, लेकिन अगर वो सुनामी मतलब डीपर पार्ट जो सी है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर कोई किनारे पे खड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा हिल जाएगा। सो इट इज सो बिकॉज ओवर डीप वाटर द सुनामीज हैज वेरी लॉन्ग वेव लेंथ एंड लिमिटेड वेव हाइट। ठीक है, वेव लेंथ बहुत लंबी चलती है और हाइट बहुत कम होती है, इसलिए उनको पता नहीं लगता। लेकिन एक सुनामी वेव रेजेस द शिप ओनली अ मीटर, एक या 2 मीटर उठाएगा, एंड फॉल टेक सेवरल मिनट्स के लिए, एज अपोज टू दिस अगर कोई सुनामी एंटर करती है शैलो वाटर में, मतलब छिछले पानी में नियर द कोस्ट, तो इट्स वेवलेंथ गेट्स रिड्यूस, वेवलेंथ बहुत स्पीड ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और स्पीड बढ़ जाएगी, तो रिड्यूस एंड द पीरियड रिमेन्स अनचेंज्ड, तो जो इंक्रीज कर देता है वेव की हाइट को, एंड समटाइम दिस हाइट कैन बी अप टू 15 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक, जो
क्या कॉज करती है? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस अलोंग द सोर्स तट के आसपास, एंड दस दीज एरियाज आर कॉल्ड शैलो वाटर वेव्स। ठीक, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। यहाँ पे ही लिखना है आपने और कुछ भी नहीं, ठीक है। So after reaching the coast, tsunami waves it releases enormous energy stored, तो वही है उसका हम यूज करते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये क्या है? इंटेंस लो प्रेशर एरिया है, कि ये वही है, इधर लो प्रेशर एरिया बन जाता है जहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ती है, आसपास का प्रेशर कैसा हो जाता है? हाई प्रेशर हो जाता है, ठीक। चारों तरफ क्या हो गया? हाई प्रेशर हो गया। अब अगर ये चीज़ कहाँ डेवलप हो रही है? नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि अगर हमारा ये अर्थ है ऊपर वाले में हो रही है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक है। ये इधर मुड़ेगी, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो इनका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यही हो रहा है हमारा साउथ पोल में, सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इधर लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर चारों तरफ, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। बस ये लिखना होगा, और कुछ नहीं है। सॉरी, ये हवाओं को ऐसे घुमा देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। बस आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए इतना पढ़ना है कि ट्रॉपिकल वाला जो भी होगा वो हमारा जल में होगा। ट्रॉपिकल यानी कि जल, टेम्परेट यानी कि टेम्परेट बोलेंगे जो लैंड पे होगा, बनेगा, बस खत्म। तो भाई ये लो प्रेशर जोन होता है एरिया जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। एक और चीज है, ये हमारा जब भी फॉर्मूला होगा, हमारा जो भी होगा 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड की वजह से फॉर्म होगा हमारा क्या? ट्रॉपिकल साइक्लोन। हमेशा ध्यान रखना, ये किसी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऐसा नहीं कि ये जाके अपोज पे भी फॉर्मेशन हो रहा है, नो, नॉट पॉसिबल। ये 30 डिग्री नॉर्थ क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा यहाँ पे लो प्रेशर रहता है पूरे साल, इसलिए। विच हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो, ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन इज लाइक अ हीट इंजन दैट इज energized by the release of latent heat on account of the, ठीक है ठीक है, ये सब चीजें। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई फॉर वार्म एंड मॉइस्चर दैट कैन रिलीज enormous latent heat, ठीक है। अनस्टेबल कंडीशन थ्रू द ट्रोपोस्फियर दैट क्रिएट लोकल डिस्टर्बेंस अराउंड व्हिच अ साइक्लोन डेवलप होता है। फाइनली एब्सेंस ऑफ स्ट्रांग वर्टिकल विंड व्हिच, ओके छोड़। Spatio-temporal distribution of tropical cyclone in India. So, owing to the peninsular shape are surrounded by the Bengal ki Khadi in the east and the Arabian Sea in the west, the tropical cyclone in India also originate in these two important locations. Though most of the cyclone originate होते हैं 10 से 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में होते हैं during the monsoon season, yet in case of Bay of Bengal, cyclone mostly develop होते हैं during the months of October and November. तो यहाँ पर they originate between 16 to this much, तो latitude and the best of 92 degree east by the July of this ठीक है छोड़ो, इम्पोर्टेंट है, इतना डीप नहीं पूछेगा, हम काम की चीजें पढ़ेंगे, फालतू का नहीं कर पाएंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा डैमेज वगैरह करता है, हवा बहुत तेज चलती है। एक सर्ज इज जनरेटेड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एयर, सी एंड लैंड। द साइक्लोन प्रोवाइड करता है द ड्राइविंग फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेरी हाई हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स। द सी वाटर फ्लोज अक्रॉस द कोस्ट अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग विंड्स। मतलब नॉर्मल चीज़ें आपको पता ही होगा। फ्लड्स क्या है? वही पानी का एक्सेस जो है ना किसी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। तो बाढ़ के बारे में तो सबको पता ही होगा कि बाढ़ वाले एरिया को हमने रोक दिया और फिर वो फ्लड बन जाता है। रीजन भी पता है आपको, पेड़ का काट दोगे तो मिट्टी बह जाएगी, ठीक है। तो वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो जैसे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग कब बना है, ये इंपॉर्टेंट हमारे नेशनल फ्लड कमीशन आइडेंटिफाइड 40 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फ्लड ऐसे के। तो यहाँ पे ये सब कुछ है, इतना कुछ है नहीं यार। बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली हमारे इंडिया में जो फ्लड आती है वो मानसून के टाइम पर आती है, जब मानसून रिट्रीट हो रहा था तब आती है सिर्फ तमिलनाडु के एरिया में फ्लड, ठीक है।
नवंबर से जनवरी के बीच में। क्यों? तब हमारा चल रहा होता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, मैंने आपको सब बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, ठीक है। तो उस वजह से आता है तमिलनाडु मानसून। ये पूछेगा कि साउथ वेस्टर्न मानसून से किस पर्टिकुलर स्टेट या फिर किस पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ नहीं आती है, तो आपको बताना है तमिलनाडु के एरिया में, ठीक। बस यही है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये सब आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं हमारे ड्रॉट, सूखा, यहाँ पे पानी सूखा हो गया, ठीक। तो ड्रॉट एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। ये इन्वॉल्व क्या करता है, एलिमेंट्स ऑफ मेट्रोलॉजी लाइक प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशन, ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ड्रॉट का ये सब है टाइप ऑफ। एक होता है एग्रीकल्चर ड्रॉट, जब पानी नहीं मिलता है खेती करने के लिए, वो एग्रीकल्चर ड्रॉट हो गया। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड डिफरेंट स्टोर वगैरह खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है। तो कोई डैम वगैरह है, पानी नहीं बरसा तो डैम में पानी स्टोर हो नहीं पाया, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी तो उसको बोलेंगे वहां पर सूखा पड़ गया, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट पड़ गया, ठीक। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस करते हैं दीज ड्रॉट रिकरली विच वगैरह वगैरह। तो ड्रॉट प्रोन एरियाज कौन कौन से आपको पता है, राजस्थान वगैरह है, गुजरात वगैरह का एरिया है, यहाँ पे पानी कम बरसता है। तो यही सब कुछ दे रखा है। तो कॉन्सिक्वेंसेस ड्रॉट के क्या होते हैं सबको पता है भाई, त्रिकाल, जब पानी नहीं है तो जलकाल, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ फूड है, फूड ग्रेन्स तो अकाल बोलते हैं, ठीक है। अगर घास फूस नहीं है तो उसको ट्रिंकाल बोलते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो आप लोग कि जैसे पानी, जैसे अनाज नहीं मिल रहा है तो अकाल पड़ गया, घास फूस नहीं मिल रही उसको बोलेंगे त्रिंकाल, ठीक है। और जल नहीं मिल रहा है तो उसको बोलेंगे जलकाल, ठीक है। एंड ऑफन शॉर्टेज इन ऑल थ्री अगर हो गया तो त्रिकाल हो गया। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो चार काल है ना, ये लिख लो। एक हमारा फूड शॉर्टेज, एक है हमारा वाटर शॉर्टेज, एक है हमारा वाटर शॉर्टेज, और एक हमारा ऑल ऑफ द अबव शॉर्टेज। तो इनके नाम काल वाले आते हैं, तो फूड वाले से पड़ेगा हमारा अकाल, वाटर से पड़ेगा हमारा ट्रिंकाल, वाटर से पड़ेगा हमारा जल अवकाल, और ये तीनों काल मिला लिए तो बन गया त्रिकाल। ये बेसिक सी चीज है, लेकिन कभी बार पूछ सकता है, कई बार आई एम नॉट श्योर बट पूछ सकता है, वेरी वेरी हाई चांसेस, ऐसी चीज बहुत यूपीएससी लाइक करता है, ठीक है। तो ये सब हो गया ड्रॉट्स है, बहुत इमीडिएट लॉन्ग टर्म दोनों इफेक्ट पड़ते हैं, हमें सब पता है, ज्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं इसमें। लैंडस्लाइड्स वही है, भूस्खलन, पेड़ पौधे हम काट देते हैं और ये हिली एरिया में होगा ऑब्वियसली, तो इसके बारे में सब पता ही है, फ्रीक्वेंसी सर्टेन। ये जोन पूछ सकता है कि वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन कौन से है, जहाँ पे हाईली अनस्टेबल रिलेटिव यंग माउंटेन्स है, जहाँ पे जो हमारे हिमालय के हाई हिली रीजन्स हो गए, या फिर अंडमान और निकोबार के हाई रेनफॉल रीजन्स विद स्टीप स्लोप्स, जहाँ पे बहुत तीव्र ढाल है और बरसात बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे हो सकते हैं। जैसे हमारे वेस्टर्न घाट्स हो गए, नीलगिरीज हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हो गए, अलॉन्ग विद एरियाज दैट एक्सपीरियंस करते हैं फ्रीक्वेंट ग्राउंड शेकिंग ड्यू टू अर्थक्वेक, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हो, particularly those related to construction of roads, dams, etc. are includes in this zone। ये वेरी हाई वाले हो गए, ठीक। नेक्स्ट हमारा हाई वल्नरेबिलिटी जोन, तो जो एरियाज दैट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन टू दोज इंक्लूडेड इन द वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन, जैसे कि असम हो गया, ठीक। ये सब में मॉडरेट से लो वाला कौन सा एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, स्पीति वैली, लद्दाख वगैरह हो गया, ठीक है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स हो गए, जो कि रेन शेडो एरिया, ये वेस्टर्न घाट है तो उसका इधर वाला नहीं, इधर वाला एरिया ये हमारा है मॉडरेट टू लो, इधर वाला तो वेरी लो वेरी हाई में आ जाएगा, ठीक है। लैंडस्लाइड्स ड्यू टू माइनिंग वगैरह हो गया, माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी में, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, ये नहीं पूछेगा आपसे। अब जो एरिया बचा है वो अदर एरिया से जाएगा, ठीक है। लैंडस्लाइड्स की बात करें, कॉन्सिक्वेंस उसके क्या होते हैं, वही है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, रिवर फ्लो रुक जाता है, एंड सब चीजें बेसिक है, आप कर लो, इतना कुछ टफ नहीं। मिटिगेशन क्या है, इट इज ऑलवेज एडविजिबल टू अडॉप्ट एरिया स्पेसिफिक मेजर्स टू डील विद लैंडस्लाइड्स। मिटिगेशन मतलब कैसे रोक सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करी यहाँ पे इन्होंने, ठीक है।
आपने एक टीम के बारे में सुना होगा, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है बताओ। ठीक। एक डिजास्टर मैनेजमेंट बिल आया था 2005 में, उसमें क्या दे रखा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 डिफाइंस दैट डिजास्टर एज अ कैटास्ट्रोफी, मिशैप, कैलामिटी और ग्रेव अकरेंस अफेक्टिंग एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम, या तो नेचुरल है या फिर मैन मेड कॉजेज, और बाई एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of environment and is of such nature या फिर मैग्नीट्यूड एज टू बी बियॉन्ड द कैप कॉपिंग कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द अफेक्टेड एरिया, इसको बोलते हैं हम डिजास्टर। एंड उसका मैंने बिल आया था। तो भैया कंक्लूजन भाई सब लिख दें कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ड्यूरिंग डिजास्टर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस को इवैक्यूएट करना, कंस्ट्रक्शन वगैरह करना अच्छे से। तो बेसिक सी चीजें करना है। ठीक, हमारा चैप्टर का एंड हो गया यहाँ से। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आराम से कर लोगे आप, कि जहाँ पे फ्लड्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो हमारा 2-3 एरिया है, जैसे बंगाल भी है और बिहार भी है, असम सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक। इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मालपा लैंडस्लाइड कहाँ हुई थी? मलपा 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 उत्तरांचल, तो पिथौरागढ़ हो जाएगा हमारा। ठीक है। रिसीव फ्लड्स इन द विंटर मंथ्स में तमिलनाडु, बताया था ना आपको, नॉर्थ ईस्टर्न हमारे रिटरेटिंग मानसून से तमिलनाडु में बाढ़ आ जाती है। ठीक है। मजूली रिवर कहाँ है हमारा? ब्रह्मपुत्रा पे है। ब्लिजर्ड्स किससे आते हैं हमारे? ये एटमॉस्फेरिक से आते हैं बस। ब्लिजर्ड्स फ्लो ऑफ एयर्स होता है ना। ये हमारे चैप्टर खत्म। अगर किसी को स्टेट्स नहीं पता हमारे कंट्री इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज हैं, तो 28 स्टेट्स हैं भाई साहब और 8 यूटीज हैं। ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे दे रखा पूरा लिस्ट 1-2 लेके सारा का सारा। ठीक, तो आप देख लेना, पढ़ लेना, कैपिटल याद रख कर लेना, मैचिंग पूछ लेगा, बेसिक सी चीजें आपको नहीं पता होंगी। यहाँ पे 8 की 8 यूटीज है सारी की सारी। ठीक, दिखा देता हूँ देखो। इसमें जम्मू कश्मीर जोड़ी नहीं जोड़े, अब जोड़ देंगे नीचे। ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसलिनियस दे रखे हैं हमें, वो पढ़ लेते हैं हम। ठीक, ये वाले रिवाइजन के लिए हमारा जो भी हमने अभी तक जो पढ़ा है आज तक। अलूवियल प्लेन्स की सबसे पहले बात कर रखी, तो अलूवियल बताया था ना, BTV के भांबर तराई भांगर खातर, तो इसको बोलते हैं अलूवियल। इन दोनों मिट्टी को मिला के भांबर और खातर, अलूवियल प्लेन। आर्कीपेलगो क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट लाइन फॉर्मली क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब पास पास में, तो आर्कीपेलगो बोलते हैं। एरिड एरिया सूखा वाला। बैक वाटर क्या होता है? एक स्ट्रेच ऑफ वाटर है दैट हैज बिकम बाईपास्ड बाय द मेन फ्लो ऑफ अ स्ट्रीम। मान लो ये स्ट्रीम का मेन फ्लो है, उसको बाईपास करके, although still joined to it has a very low rate to flow, बहुत स्लोली बहता है, यहाँ पे मिलता है, तो उसको बोलते हैं बाईपास करके। बाईपास समझते हो ना आप? बेडरॉक क्या है? द सॉलिड रॉक लाइंग beneath the soil and weathered material। बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें सब कुछ आ जाता है। बंडिंग क्या है? तो बंडिंग है द प्रैक्टिस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंक्स ऑफ अर्थ और स्टोन फॉर कंजर्विंग वाटर एंड सॉइल टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो हम एम्बैंकमेंट्स अर्थ को रोकते हैं, ठीक है, वाटर एंड सॉइल को उसको होने से, उसको होता है बंडिंग करना, बांध बनाना। कैल्सियस क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ containing a high proportion of calcium carbon, उसको बोलते हैं कैल्सियस आइटम। कैचमेंट एरिया वही है, किसी एक रिवर बह रही है उसके आसपास का जितना भी सब मिला के ये एरिया बनेगा कैचमेंट एरिया। ठीक। क्लाइमेट पता ही है, कोस्ट वही है, ये ज्यादा जितना भी एरिया समंदर से टच करता है उसको कोस्ट बोलते हैं। तो जो कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, जो भी हमारे बचे हुए एरिया होते हैं कोस्टल प्लेन होते हैं। इट इज अ फ्लैट लो लाइंग एंड बिटवीन द कोस्ट और हायर ग्राउंड एंड लैंड के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। कंजर्वेशन किसी चीज को बचाना। कोरल क्या है? एक स्मॉल कैल्शियम सिक्रेटिंग मैरीन पॉलिप है दैट अकर्स इन कॉलोनीज, बहुत सारी इकट्ठे होते हैं, एंड मेनली इन वार्म या फिर शैलो वाटर वगैरह होता है। ठीक है। इट फॉर्म्स द कोरल रीफ, जैसे कि हमारे लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक। डिप्रेशंस वही है, गर्त। एशुरी द टाइडल माउथ ऑफ रिवर, जहाँ पे फ्रेश और सैलाइन वाटर मिक्स होता है। तो जैसे हमारी नर्मदा है ऐसे बहती है, तो इधर हमारा उसका टाइडल सॉरी फ्रेश वाटर लेके जा रही है, उधर से टाइडल वाटर है, तो जब मिक्स होता है वहां पे बनाती है एस्चुरी। ठीक। फौना हमारा एनिमल लाइफ होता है, और फ्लोरा क्या होता है हमारा? प्लांट लाइफ। फोल्ड दो चीजें, ये दो प्लेटें हैं टकरा रही हैं, एक फोल्ड हो जा रही है, एक ऊपर जा रही है। ग्लेशियर पता है, जेनेसिस का एक ग्रेन्ड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। एक इग्नियस रॉक होती है और एक मेटामॉर्फिक होती है, तो इग्नियस के जब टूट जाती है तो बन जाती है मेटामॉर्फिक। ठीक है। With a band structure, it is formed by the large scale application of heat and pressure associated with mountain building
एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो भी टूट जाता है। गॉर्ज क्या है, एक डीप वैली है विद स्टीप एंड रॉकी साइड वॉल्स। गली इरोजन, ये हमारा वाटर करता है, ठीक है, इट इज द इरोजन ऑफ द सॉरी सॉइल करता है, एंड रॉक बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रन ऑफ इनटू गलीज। ये सब के बारे में एक वीडियो बना दूंगा, इरोजन किससे कौन करता है और क्या क्या नाम है उनके। ह्यूमस तो पता है, डेड ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल, कि किसी मिट्टी में कितने मृत जीव हमारे ऑर्गेनिक पदार्थ है उसमें, उसको बोलेंगे ह्यूमस। आइलैंड पता है, जेट स्ट्रीम क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टीडी वेस्टर्ली विंड फ्लोइंग है जस्ट बिलो द ट्रोपोपॉज। लेक पता है, लैंडस्लाइड। मिएंडर क्या होता है, अ प्रोनाउंस्ड कर्व और लूप इन द कॉज ऑफ अ रिवर चैनल, ठीक, उसको मिएंडर बोलते हैं। मॉनसून क्या है, एक कंप्लीट रिवर्सल ऑफ मॉनसून। नेशनल पार्क पता है आपको, पासिस यानी कि दर्रे वगैरह पता है, पेनिनसुला, प्लेन, पठार, प्लाया सब बता चुका हूँ आपको। प्लाया कहाँ आकर होता है, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, ठीक। तो द लो फ्लैट सेंटर एरिया ऑफ अ बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, ठीक, जहाँ पर प्लाया आकर होता है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे, रैपिड्स, रैपिड्स आपको पता है, अगर आप कभी मसूरी वगैरह जाओगे तो आप जब वो करोगे ना उसको क्या बोलते हैं यार, नाव में बैठते हैं ना 8-10 लोग चलाते हैं, नाम भूल गया एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो उसमें रैपिड्स वगैरह क्रॉस करने पड़ते हैं ना, रैपिड्स मतलब वाटरफॉल एकदम घूम रहा होता है वहाँ पे स्पीडली, तो आपका पूरा कई बार यहाँ पे चांसेस होते हैं कि जिसमें आप वो बोटिंग कर रहे हो तो वो पलट भी जाती है, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे कोई नहीं होता। सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह। सॉइल प्रोफाइल कैसी है, सब कॉन्टिनेंट एक बिग जियोग्राफिकल यूनिट है जो स्टैंड्स आउट डिस्टिंक्टली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से। तराई रीजन, वी टी वी के, भांबर में नदियाँ अंडर द अर्थ हो जाती हैं, अंडर द मतलब जो सेडिमेंट है। तराई में रिवर्स क्या होती हैं, राइज हो जाती हैं, दोबारा से निकल आती हैं, ठीक है। अ बेल्ट ऑफ मार्सी ग्राउंड एंड वेजिटेशन ऑन द लोअर पार्ट्स ऑफ अलुवियल प्लेन्स। टेक्टोनिक और अनक्लास फॉरेस्ट, उसका कोई क्लास ही नहीं है। टेक्टोनिक वही है, फॉरेस्ट फोर्सेस जो ओरिजिनेट होता है विद इन द अर्थ में, ठीक है, अर्थ के अंदर ही अंदर जो भी फोर्स है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वाइड स्प्रेड चेंज इन द लैंडफॉर्म फीचर्स, उनको बोलते हैं टेक्टोनिक्स। तो विद दिस वी एंड विद आवर 11th क्लास इंडियन फिजिकल, ठीक है। अब हम फंडामेंटल ऑफ फिजिकल पढ़ेंगे इसके बाद, इसमें अच्छे खासी 11 से 12 चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब ये समझ लो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर। ये तो है ही इंपॉर्टेंट है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। विद दिस वी एंड दिस क्लास, एंड वो वाली जल्दी मैं लेके आऊंगा, हो सकता है इसके बाद मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ, साइंस उधर मॉर्निंग वाले क्लास में, और इधर मैं स्टार्ट करूंगा हमारा ज्योग्राफी या फिर कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, ठीक। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, एनी हेल्प नीडेड, एनीथिंग, कुछ भी लाइफ का हो, जस्ट टू टेल मी, ओके। तो विद दिस वी एंड आवर क्लास हियर, क्या टाइम हो गया, 33 मिनट्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट।